नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी, फाइंड द इंटीग्रल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 9 प्लस सिक्स रूट ऑफ 8 टू पावर 500। मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, और उस एक्सपेंशन में कितनी टर्म आपके क्या इंटीग्रल टर्म होगी ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या करते हैं कुछ बच्चे, डायरेक्टली उसके क्या एक्सपेंड कर देते हैं और क्या देखते हैं यहाँ की आपकी क्या 1/4, मतलब इसकी पावर 4 की टर्म होनी चाहिए, इसकी पावर 6 की टर्म होनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने से कई बार गलत हो जाता है। देखो हमेशा जब भी आपका क्या एक्सपेंड करोगे ना, तो ये जो नंबर है जब भी पावर देखते हैं तो हमेशा ये जो नंबर है उनको प्राइम नंबर्स की टर्म्स में ब्रेक करना है। अब देखो 9 और 8 ये दोनों आपके क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हमेशा कोशिश करो कि ये जो नंबर है वो आपके क्या है, प्राइम नंबर की टर्म्स में कन्वर्ट हो। प्राइम नंबर मतलब प्राइम फैक्टर टाइप से कन्वर्ट हो जाए तो उसकी पावर हम लोग देख सकते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन का मैं बोल सकता हूँ 9 को मैं बोल सकता हूँ आपका 3 का होल स्क्वायर टू पावर 1/4 प्लस 8 को मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर होल क्यूब की पावर 1/6 की पावर आपकी क्या होगी, आपकी 500 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 1/2, तो इस पूरी चीज को मैं बोल सकता हूँ आपका क्या है 3 की पावर 1/2 प्लस 2 की होल क्यूब बाई 2 आपका क्या है 2 की पावर 1/2 की पावर आपकी क्या होगी 500। अब इस पूरे क्वांटिटी मतलब इस नंबर के एक्सपेंशन में कितनी इंटीग्रल टर्म है आपको ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म निकाल देता हूँ। तो जनरल टर्म मैं बोल सकता हूँ टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या है आपका 500 सी आर 3 की पावर 1/2 की पावर 500 माइनस आर इंटू 2 की पावर 1/2 की पावर आपकी क्या होगी आर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आपका 500 सी आर 3 की पावर 500 माइनस आर अपॉन 2 एंड 2 की पावर r/2। अच्छा, अब मेरे को इंटीग्रल टर्म फाइंड करनी है। इंटीग्रल टर्म हो या रैशनल टर्म हो, यहाँ पे दोनों का आंसर क्या होगा आपका सेम होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर है वो आपके क्या इंटीजर की टाइप में होंगे। अब बताओ ये पावर इंटीग्रल होने के लिए, ये नंबर इंटीग्रल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो पावर है आपकी क्या है कंप्लीट एक नेचुरल नंबर को डिनोट करेगी, या वोल नंबर बोलूँ ज्यादा बेटर है क्योंकि जीरो में भी हो सकता है, एंड ये नंबर भी आपका क्या एक वोल नंबर में होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल टर्म मैं बोल सकता हूं ये आपका 500 माइनस आर अपॉन 2 बिलोंग्स टू वोल नंबर एंड r/2 ऑल्सो बिलोंग्स टू वोल नंबर। मतलब वोल नंबर मतलब जीरो से लेके जितने भी कंप्लीट नंबर है उसके बीच में होना चाहिए। तो इसको मैं बोलूंगा तो क्या आ जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2m टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे 2m टाइप का कोई भी नंबर होगा तो उसके टर्म में आपका क्या हमेशा बिलोंग्स टू करेगा वोल नंबर में। सिमिलरली यहाँ पे चेक करोगे आपका क्या है 2m टाइप का नंबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाई 2 आ रहा है। डिविजिबल बाई 3 होता या फिर 5 होता तो उस केस में मेरे को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो लकीली दोनों में आपका क्या डिविजिबल बाई 2 आ रहा है। तो चेक करूंगा कि 2m टाइप का नंबर उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या कर दिया 500 को मैंने बोल दिया 2 इंटू 250 माइनस 2m अपॉन 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो आपका क्या है आपका 250 माइनस m, और ये तो आपका क्या एक इंटीजर होगा। मतलब जो r इज इक्वल्स टू 2m वाला नंबर है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया r इज इक्वल्स टू मतलब 2m, मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका 0 2 4 6 8 से लेके कहाँ तक आपका क्या है आपका 500 तक जितनी भी नंबर होंगे उन सारे पावर पे आपका क्या ये नंबर भी आपका क्या इंटीजर होगा और ये नंबर भी इंटीजर होगा। तो बता सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितनी होगी 0 2 से लेके क्या 500 तक। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गई 250 प्लस 1। तो बोल सकता हूँ आपकी टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स विल बी 251, और यही उसका क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, चलो ऐसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिडल टर्म। मीन्स कोई भी आपका क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने बोल दिया आपका क्या x प्लस वाई की पावर n है। अब इसके जो एक्सपेंशन करूंगा उसमें आपके क्या है जो मिडल टर्म है वो आपको फाइंड करनी हो, ये आपका क्वेश्चन हो, या फिर ऐसा कुछ दिया रखा हो कि आपको फाइंड द टर्म वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज ग्रेटेस्ट। वो दोनों के आपके क्या क्वेश्चन आपके क्या सेम टाइप के हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म मैं बोलूँ यदि 1 ऐसा कुछ हो ओड नंबर ऑफ टर्म्स होगी, ये ओड टर्म्स है तो इसमें कितने मिडिल टर्म है आपका ये एग्जैक्टली आपका क्या बीच का हो गया। मान लो आपका क्या इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कितनी मिडिल टर्म आपके यहाँ पे आपका क्या है 2 मिडिल टर्म होगी।
ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करना है। तो क्या करना है, मिडिल टर्म में देखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके एक्सपेंशन में। यदि उसके एक्सपेंशन में ओड नंबर ऑफ टर्म्स आई तो उसका मतलब आपका क्या होगा, उसके अंदर आपका क्या होगा, एक मिडिल टर्म होगी। लेकिन यदि इवन नंबर ऑफ टर्म्स उसके एक्सपेंशन में आई, इसका मतलब वहां पे आपका क्या है, दो मिडिल टर्म होगी। तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका क्या है, एन के ऊपर या फिर नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे किसी एक को फॉलो करना है, या तो एन को फॉलो करना है या फिर आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को करना। दोनों के करोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो मिडिल टर्म्स हैं वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, आपका डिपेंड्स ऑन एन। एन मतलब उसके क्या, इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला केस, इफ एन इज इक्वल्स टू इवन, यदि एन इज इक्वल्स टू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, उससे एक ज्यादा होगी। तो मैं बोल सकता हूं, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं आपका ओड नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन। मतलब यदि एन मतलब उसका इंडेक्स इवन है तो उसके एक्सपेंशन में ओड नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका मतलब क्या होगा, आपका वन मिडल टर्म इज देयर। और ये मिडिल टर्म कौन सी होगी, आपने छोटी क्लासेस में मीडियन का कंसेप्ट पढ़ा था। तो मीडियन कैसे निकालते थे, यदि ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उस केस में इसमें मैं बोल दूंगा आपका आर इज इक्वल्स टू आपका क्या, एन बाई टू प्लस वन टर्म इज मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना हो तो मैं यहां पे भी बोल सकता हूं आपका टी आर प्लस वन। वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो निकालने की जरूरत आएगी तो आप देख सकते हो। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि एन बाई टू वाली टर्म आपकी क्या मिडिल टर्म होगी। फिर भी अब निकाले तो मैं बोल सकता हूँ टी एन बाई टू प्लस वन। तो बोल सकता हूँ यहाँ पे कोएफिशिएंट एन सी एन बाई टू, एक्स की पावर आपकी क्या होगी, एन माइनस एन बाई टू, एंड वाई की पावर आपकी एन बाई टू। ये आपकी क्या होगी, मिडिल टर्म का आपका कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये देखना है कि कौन सा है। नेक्स्ट क्या करेगा आपका, यदि मैंने बोल दिया इफ एन इज इक्वल्स टू, यदि ऑड बोला है तो मैं बोल सकता हूँ उसके एक्सपेंशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसके एक्सपेंशन में। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब वहां पे मैंने देखा है तो कितनी मिडिल टर्म आपकी, उस केस में मैं बोल सकता हूँ आपका टू मिडिल टर्म्स। तो दो मिडिल टर्म्स होंगी। तो दो मिडिल टर्म्स को मैं कैसे निकाल सकता हूं, मीडियन का कंसेप्ट याद रखो। मीडियन में क्या बोलते हैं आपका, उस केस में मैं बोल सकता हूं आर इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूं आपका एन प्लस वन बाई टू टर्म एंड आर इज इक्वल्स टू एन प्लस थ्री बाई टूथ टर्म। वही आपके क्या होगी, आपकी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखने की, ध्यान देने की जरूरत है, ये जो टर्म और ये जो टर्म होगी उन दोनों टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा हमेशा क्या है, ग्रेटेस्ट होता है। तो याद रखना है ये रूल, नोट के अंदर ये रूल याद रखना आपका। मैं बोल सकता हूं आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला है मैंने, आपका क्या कोएफिशिएंट नहीं बोला है। कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों में आपका क्या डिफरेंट होता है। तो मैं बोलूंगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट। कई बार इस पे बेसिक क्वेश्चन दे देता है, मान लो ऐसे कोई एग्जांपल के लिए मैं बताया था, रैंडमली ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा आपका इन एक्सपेंशन ऑफ, बोल दिया आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy की पावर 10, फाइंड द टर्म whose binomial coefficient is greatest। अच्छा, अब इसके एक्सपेंशन में क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाली टर्म निकालनी है। अब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की टर्म आएगी तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाली टर्म कौन सी होती है, आपकी मिडिल टर्म होती है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म फाइंड करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बाइनोमियल नहीं है आपका, तो तीन टर्म्स है, तो आपका ट्राइनोमियल फंक्शन हो गया। तो क्या करना है, ट्राइनोमियल के केस में मैंने बोला था दो चीज होगी, या तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा या फिर आपका क्या है वो कुछ पैटर्न होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, मतलब ये आपका क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इस चीज को बोल सकता हूँ आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर की पावर आपके क्या है 10।
मीन्स ये टर्म बन जाएगी आपकी 2x प्लस 3y की पावर आपकी क्या है 20। अच्छा आप देखो 20 मतलब n इज इक्वल्स टू मैंने बोला आपका क्या है इवन, तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स होगी और मिडिल टर्म कौन सी होगी आपकी n/2 टर्म्स में बोल दूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ r इज इक्वल्स टू 20/2 प्लस 1 टर्म। तो मतलब 20/2 प्लस 1 मतलब आपका क्या मैं बोला r इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ आपका क्या 11th टर्म, वही आपकी क्या होगी आपकी मिडिल टर्म होगी और यही उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो मिडिल टर्म पे बेस एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मिडिल टर्म पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x टू पावर n इज 924x टू पावर 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चीज ध्यान देने की जरूरत है, उसने कितनी मिडिल टर्म दे रखी है 924x टू पावर 6, मतलब आपके क्या है ओनली वन मिडिल टर्म। ओनली वन मिडिल टर्म का मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ओनली वन मिडिल टर्म, इसका मतलब क्या हो गया n इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका इवन होगा, तभी आपकी क्या होगी n मिडिल टर्म्स होगी। ठीक है, तो ऑप्शन से रिजेक्ट कर सकते हो या फिर ऑप्शन से वैल्यू पुट करके ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अपना एम यहाँ पे प्रॉपर मेथड देखना है। ठीक है, तो आपको मिडिल टर्म नहीं पता है तो मैं बोल सकता हूँ n इवन है तो उसमें इसमें r इज इक्वल्स टू n/2 प्लस 1 टर्म, वही आपकी क्या होगी आपकी मिडिल टर्म होगी। तो उसका कोएफिशिएंट फाइंड करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ t n/2 प्लस 1th टर्म बोल सकता हूं आपका nc n/2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस n/2 इंटू 1/x की पावर आपकी क्या होगी n/2। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बोल सकता हूं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n/2 मतलब फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर मैं बोल सकता हूँ एक्स की पावर 2 इंटू एन माइनस n/2 मतलब आपका क्या है n/2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर, इसको बोल सकता हूँ एक्स की पावर आपकी क्या होगी n/2। अच्छा अब ये क्वेश्चन का आंसर आप चाहे तो इस कोएफिशिएंट के हिसाब से दे सकते हो या फिर इन वेरिएबल के हिसाब से दे सकते हो, दोनों से आप दे सकते हो, दोनों से आप आंसर सेम ही आएगा। इन केस मतलब आप चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो, इससे आंसर निकालो इससे आंसर निकालो, आप देख सकते हो उससे में बेटर कौन सा होगी। यदि ऑप्शन देखने हो तो आप ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, वरना ये मेथड तो है ही। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x की पावर मेरे को चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या x की पावर क्या होगी x टू पावर n, ये आपका क्या x की पावर n/2 तो बोल सकता हूँ इंटू x की पावर माइनस n/2 और मेरे को क्या चाहिए आपका x की पावर 6 की टर्म चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ x टू पावर n माइनस n/2 मीन्स x टू पावर n/2 इज इक्वल्स टू क्या चाहिए मेरे को x टू पावर 6 चाहिए। तो कंपेयर करूंगा तो मतलब n/2 की वैल्यू 6 मीन्स आपका क्या है n की वैल्यू आपके क्या होगी यहाँ पे 12 होगी और वही आपका क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म पे जो क्वेश्चन आएगा बहुत बेसिक टाइप से आएगा, बहुत ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं बनता मिडिल टर्म पे। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो ये वो टॉपिक है जनरली जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपका क्या है, कई बार सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा तो सम ऑफ कोएफिशिएंट निकाल देते, सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल देते। दोनों आपके क्या है थोड़े अलग अलग कंसेप्ट है, एक चीज ध्यान रखना, सम ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब क्या है जो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब जो आपका क्या है NC0 NC1 NC2 अप टू NCN जो आपके क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उन सब का सम पूछा है। और सम ऑफ कोएफिशिएंट मतलब उस वेरिएबल के साथ साथ में जो जो चीजें हैं उन सब का जो सम है वो आपका क्या होगा आपका सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक केस हो सकता है जब दोनों के दोनों आपके क्या है आपके सेम हो, जैसे मैंने क्या बोल दिया यदि x प्लस वाई की पावर मैं बात करूँ यहाँ पे n, मैंने ये कोई टर्म लिख दी है, एक मैंने बोल दिया आपकी मान लो आपका क्या है 2x माइनस 3y की पावर मैंने बोल दिया मान लो आपका क्या है 10। अब बोले कि इन दोनों में आपका क्या है सम ऑफ कोएफिशिएंट और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालो। अब देखो यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल के साथ में कोई नंबर नहीं है, तो इस केस में सम ऑफ कोएफिशिएंट और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों आपके क्या होगा आपके सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि जो कोएफिशिएंट आएंगे वो कौन से कोएफिशिएंट है, वो सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले ही कोएफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे जब बात करूंगा तो सम ऑफ कोएफिशिएंट और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों आपके क्या सेम नहीं होंगे, दोनों आपके क्या डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 2 और 3 उन दोनों का रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपका पहला चीज मैं बात करूं तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये हमेशा होता है आपका मैं बोल सकता हूं इसकी वैल्यू NC0 प्लस
NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN। कोई भी नंबर में सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा ये होता है आपका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट उन सबका सम, और इस पूरे सम की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है आपकी 2 की पावर n, और यही होता है, हमेशा याद रखना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होता है। लेकिन सम ऑफ कोएफिशिएंट ये नहीं होता है, हमेशा याद रखना। मैं बोलूंगा आपका फॉर सम ऑफ कोएफिशिएंट मैं क्या करूंगा, ऑलवेज पुट ऑल वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू 1। क्यों, मेरे को यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ आपके क्या कोएफिशिएंट ही चाहिए, मेरे को नंबर ही चाहिए, मेरे को कोई वेरिएबल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ, और उससे जो भी सम आएगा वो आपका क्या है, सम ऑफ आपका क्या है, कोएफिशिएंट आएगा। जैसे मैं पहले बात करता हूँ आपका क्या है, x प्लस वाई की पावर n में, यहाँ पे मैं बात करूँ सम ऑफ कोएफिशिएंट। सम ऑफ कोएफिशिएंट में क्या कर दूं, आपका x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाए आपका 1 प्लस 1 की पावर n, मतलब आपका क्या है 2 की पावर n। देखो बेटा ये 2 की पावर n और ये 2 की पावर n, दोनों के दोनों आपके क्या है, सेम है आंसर। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वही आपके क्या है, कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होगा। हमेशा याद रखना सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए जितने भी वेरिएबल्स है उन सबकी वैल्यू आपका क्या है, पुट कर दो 1। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं बोलूँ आपका क्या है 2x माइनस 3y की पावर 10, इसमें आपको क्या मान लो निकालना हो आपका सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमेशा x की जगह 1 और y की वैल्यू 1 पुट कर देना। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2 माइनस 3 की पावर आपकी क्या होगी 10, मतलब मैं बोल सकता हूँ माइनस 1 की पावर 10 मीन्स 1। तो जितने भी कोएफिशिएंट होंगे उन सबका सम आपका क्या होगा, आपका 1 होगा। अब 1 आने का रीजन क्या है, उसमें कुछ टर्म्स आपके क्या पॉजिटिव है, कुछ टर्म्स आपके क्या नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट जो टर्म है वो आपका क्या होगी, आपका उस सबका जो कोएफिशिएंट है वो आपका क्या 1 ही होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपका x प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड, x प्लस वाई बाई 3 प्लस 2z बाई 3 की पावर मान लो आपका क्या है 20 दे दे। अब इसमें बोलेगा आपका क्या सम ऑफ कोएफिशिएंट निकाल देना। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमेशा जितने वेरिएबल कौन सा आपका क्या x y और z, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जगह क्या आप कर देना 1। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर सम ऑफ कोएफिशिएंट x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1 और इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 1। तो सबकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 की पावर 20, तो क्या जाएगा 1/3 प्लस 2/3 1। तो मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर क्या आपका 2 की पावर 20, और यही उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ x इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 रूट x टू पावर 20। मीन्स 1 प्लस 2 रूट x की पावर 20 के एक्सपेंशन में यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया उसने, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ x। मीन्स वो x की वो पावर जो इंटीजर है उन्हीं का सम, बाकी का सम नहीं पूछा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली x की जगह 1 पुट करूंगा और उससे जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, आपका रॉन्ग आएगा। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 पुट करने से जो आंसर आएगा वो आपका क्या है, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट आएगा, लेकिन सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट नहीं पूछा, सम ऑफ यहाँ पे इंटीग्रल पावर ऑफ x देखा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार इसका एक्सपेंशन करके देखो और देखो कि क्या पैटर्न हो सकता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका एक्सपेंशन कर दिया मैंने 1 प्लस 2 रूट x की पावर 20, इसका एक्सपेंशन किया तो क्या जाएगा आपका 20c0 प्लस 20c1 इंटू आपका क्या है, आपका 2 रूट x की पावर आपकी क्या होगी, आपकी 1 प्लस 20c2 2 रूट x की होल स्क्वायर प्लस 20c3 2 रूट x की होल क्यूब एंड सोन लास्ट नंबर बनेगा आपका 20c20 2 रूट x की पावर आपकी क्या होगी, आपकी 20। अच्छा, अब देखो आपको कौन सी टर्म चाहिए, ये टर्म चाहिए, ये टर्म चाहिए, क्योंकि रूट x का स्क्वायर आपका क्या आपका कंप्लीट नंबर हो जाएगा। इसके बाद ये टर्म नहीं चाहिए क्योंकि x की पावर 3/2 ये आपकी इंटीग्रल नहीं है, आपके क्या x की इरेशनल पावर होगी। तो मेरे को नेक्स्ट कौन सी चाहिए, आपका 2x की पावर 4 वाली टर्म चाहिए। तो मतलब यहाँ पे इवन टर्म चाहिए। अब याद करो बेसिक से, मैंने क्या बोला था, इवन वाली टर्म चाहिए, मतलब आपकी क्या ओ टर्म कैंसिल होनी पड़ेगी। ओ टर्म कैंसिल कब होती है, जब x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n करता हूं। तो मैं क्या करना हूं, वही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक और एक्सपेंशन लिखूंगा 1 माइनस 2 रूट x की पावर आपकी क्या है 20। तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा आपका 20c0 माइनस 20c1
इंटू 2√x⁴ प्लस 20c2 इंटू 2√x की होल स्क्वायर माइनस 20c3 इंटू 2√x³ एंड सोन लास्ट टर्म क्या बनेगी आपकी 20c20 -1 की पावर 20 + 1 होगा तो आपका क्या है 2√x की पावर आपकी क्या होगी 20। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर देता हूं आपका इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 में ऐड कर देता हूं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मैंने ऐड किया तो क्या जाएगा आपके पास 1 + 2√x⁴ प्लस 1 - 2√x की पावर आपकी क्या होगी 20 इजिकल्स टू क्या है आपका 2 टाइम्स हो जाएगी ये सारी टर्म्स। तो क्या जाएगी पहली टर्म आपकी क्या आपकी 20c0, ये टर्म्स और ये टर्म आपके क्या आपके आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या होगी आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आपका 2 टाइम्स और ये टर्म्स बोल देगा तो बोल सकता हूँ आपका 20c2 इंटू बोल सकता हूँ आपका 2√x² प्लस 20c2 इंटू 2√x⁴ एंड सो लास्ट टर्म ये भी आपकी क्या है 2 टाइम ऐड हो जाएगी तो 20c20 2√x⁴ आपकी क्या है 20। अब यहाँ पे जितनी भी पावर है और ये देखो √x² मतलब x, √x⁴ मतलब आपका क्या x², √x�6 मतलब x³ √x⁴20 मतलब x⁻10। तो ये सारी टर्म्स आपकी क्या x की इंटीग्रल पावर आ रही है, तो x की इंटीग्रल पावर आ रही है तो यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे x = 1, x = 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा ये राइट हैंड साइड में ये क्या जाएगा आपका सम ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ x। और जिसका आंसर क्या होगा 1 + 2√x मतलब बोलूंगा तो क्या आपका 1 + 2 मतलब मैं बोलते तो 3 की पावर 20 प्लस 1 - 2 मतलब -1 की पावर 20 इंटू यहाँ पे आपका क्या है 2 टाइम्स आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब क्या होगा आपका सम ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x = 3 की पावर 20 -1 की पावर 20 -1 की पावर e1 मतलब आपका क्या +1 अपॉन 2 यहाँ पे कर दो डिवाइड कर दो, यही उस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ चुका है तो आगे भी आने के चांसेस हैं। चलो आगे और करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है, वो टर्म जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपकी क्या है ग्रेटेस्ट हो। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब सिर्फ आपका क्या है डिजिट। जैसे मैंने 2 नंबर लिख दिए, एक मैंने नंबर बोल दिया आपका क्या है आपका मैंने बोल दिया आपका -4 और आपका क्या है 3। अच्छा अब मैं ये बोलूँ आपका कि कौन बड़ा है तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि आपका क्या है 3 उससे बड़ा होगा -4 से। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव ये नेगेटिव है। लेकिन मैं बोलूँ न्यूमेरिकली कौन बड़ा है तो न्यूमेरिकली मतलब डिजिट की जिसकी वैल्यू, देखो इसकी डिजिट की वैल्यू आपकी क्या है 4 है, इसकी डिजिट की वैल्यू आपकी क्या है 3 है। तो मतलब न्यूमेरिकली कौन बड़ा है आपका क्या है -4 नहीं देखो मैं यहाँ पे 4 बड़ा है यहाँ पे। तो मेरे को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मतलब मैं आपका क्या उसका मैग्नीट्यूड लेके वो टर्म देखूंगा जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन उसमें आपको क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का ऑप्शन फाइंड करना है तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें जितने वेरिएबल्स हैं उनके साथ में कोई भी आपका क्या एक ऑप्शन मल्टीप्लाई ना हो। जैसे मान लो आपका क्या है x + 1/x मान लो आपको क्या 20, अब उसमें आपको क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखा है तो यहाँ पे तो x के साथ में कोई और नंबर नहीं है तो क्लियरली है यहाँ पे आपका क्या होगा आपका मिडिल टर्म वाली टर्म ही आपकी जिसका टर्म का कोएफिशिएंट आपका क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन वो देगा नहीं क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, मिडिल टर्म में यही पढ़ा है। लेकिन मान लो ऐसा कुछ दे दिया आपका 2x प्लस आपका क्या 1/3x²। अब यहाँ पे 2 और 3 का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 और 3 की वैल्यू रोल के लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना, मिडिल टर्म यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, उस कंसेप्ट से मैं यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे x की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मतलब x की वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी। बिना x की वैल्यू के यहाँ पे मैं नहीं देख सकता कि यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, और x की वैल्यू इन केस वेरी करेगी तो यहाँ पे उसका आंसर ही वेरी करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो 2x प्लस 1/3x की पावर मान लो 20, उस केस में हमेशा एक ही टर्म आपकी क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो। उस केस में ऐसा हो सकता है यदि x की वैल्यू मान लो आपके क्या 5 है तो कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अलग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है x की पावर मान लो आपके क्या 1/2 दे दी तो उस केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपके क्या अलग होगी। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से मतलब क्या है, वो टर्म जिसमें वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो सबसे बड़ा हो, वो आपका क्या है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा लंबा है, मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक की होल फॉर्मूला के यूज करके आप याद रख लेना, फिर भी मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। तो मैं एक्सपेंशन यहाँ पे x प्लस वाई ना लेके मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ आपका
a प्लस बी की पावर n उसके एक्सपेंशन में आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को मैं बोलता हूं आपका एनजीटी, वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए पहले मैं उसका कंसेप्ट बता देता हूं। तो कंसेप्ट क्या है उस चीज का, मैं बोल देता हूं लेट r प्लस वंथ टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा, अब कोई भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी, जब वो उसका जो कोफिशिएंट है उसके लेफ्ट नेबरहुड से वाली टर्म से भी बड़ा हो और राइट नेबरहुड वाली टर्म से भी बड़ा हो। तो मैंने क्या बोल दिया, आपका टी आर प्लस वन टर्म आपकी क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब क्या होगा, आपका टी आर प्लस वन का जो मोड है इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा टी आर के मोड से, मतलब उससे पहले वाली टर्म से, इक्वेशन वन। एंड टी आर प्लस वन का जो मोड है वो ग्रेटर होगा उससे जस्ट बाद वाली टर्म से। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे सोल्व करूंगा और सोल्व करने के बाद उसको मैं क्या करूंगा, एंड आर की एक रेंज आएगी और उस रेंज के अकॉर्डिंग मैं उसका आंसर देखूंगा। ठीक है, तो ये सोल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए ये मत याद रखो, अब डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखो। हमेशा क्या करना है, इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने से क्या बन जाता है कि r की वैल्यू हमेशा आपके आएगी आपकी n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ a बाई बी से n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ a बाई बी माइनस वन, उसके बीच में आएगी। इस पूरी इनइक्वालिटी 1 और 2 को मैं सोल्व करूंगा, तो उसके बाद सोल्व करने के बाद मेरे को ये एक्सप्रेशन आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये आपको क्या एक लर्न करना पड़ेगा ये रिजल्ट करने के लिए, वरना इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ये रिजल्ट रहेगा तो आपके पास बहुत ईजिली आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन करना कैसे है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, आपको क्या है a प्लस बी की पावर n है, तो यहाँ पे n गिवन है, a और b की वैल्यू गिवन है। उन सारी वैल्यू देख के हमेशा यहाँ पे हैबिट रखना, सबसे पहले चेक करना आप n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ a बाई बी, उसकी वैल्यू चेक करना। अब n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ a बाई बी की वैल्यू दो केस हो सकता है, या तो ये आपकी क्या है वैल्यू आपकी क्या है नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, या फिर ये आपके क्या बिलोंग्स टू आपका क्या इंटीजर है। अब उन दोनों केस में वैल्यू अलग अलग होगी। मैं पहला केस लेता हूं, केस वन मैंने बोल दिया, जब आपके क्या है मैं बोल दिया इसकी वैल्यू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ a बाई बी डज नॉट बिलोंग्स टू आपके क्या होगा आपका नेचुरल नंबर में बोल दो। लेट एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया आपका क्या है उसकी वैल्यू 5.6 आई। इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू आपकी क्या है 5.6, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आपका क्या है 5.6 से ग्रेटर देन 5.6 माइनस वन, मतलब आपका क्या है आपका 4.6 हो गया। तो r की वैल्यू आपके क्या है 4.6 से बड़ा है और 5.6 से छोटा है, और r तो आपका क्या एक इंटीजर वैल्यू हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ 4.6 से बड़ा और 5.6 से छोटा r कौन सा होगा, तो डेफिनेटली मेरे पास एक ही आंसर होगा कि r की वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पे 5 होगा। तो r की वैल्यू 5 मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 6 टर्म आपके क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ठीक है, डायरेक्टली ये आंसर करना है, सबसे पहले ये चेक करना है और उसकी वैल्यू निकाल देनी है। उस केस में यदि नेचुरल नंबर नहीं आता तो उस केस में ये आंसर होगा। इन केस 2 मैं ऐसा बोल देता हूँ, यदि आपका क्या है इसकी वैल्यू यदि एक नेचुरल नंबर आ गई, लेट एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बोल दिया इसकी वैल्यू आपकी क्या है 5 आ गई, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि r की वैल्यू लेस देन 5 बट ग्रेटर देन आपका क्या होगा आपका 4 होगा। अब r की वैल्यू 4 भी हो सकती है और आपकी क्या है 5 भी हो सकती है। इसका मतलब फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म ऐसी दो टर्म होगी जिनके न्यूमेरिकली टर्म्स जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा क्या आपकी ग्रेटेस्ट होगी और दोनों आपके क्या आंसर होंगे। ऐसे दो पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमेशा फॉलो करना और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 4x टू पावर 8 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। मीन्स 1 प्लस 4x की पावर 8 है, उसके एक्सपेंशन में मेरे को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म करनी है व्हेन x की वैल्यू 1/3। अब ये जो आंसर होगा x की वैल्यू 1/3 के करस्पॉन्डिंग आंसर होगा। यहाँ पे हो सकता है x की वैल्यू 1/5 होती है, x की वैल्यू 2 होती, तो उस केस में आंसर आपका डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी एक वेरिएबल है, उसकी पावर भी आपकी क्या चलेगी।
तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से मत करो, यहाँ पे क्या करो, आपका फॉर्मूला याद रखो। तो फॉर्मूला क्या था, याद करो मेरे को, आर की वैल्यू क्या थी, हमेशा लेस देन आपका क्या है, n+1+1 अपॉन मॉड ऑफ a बाई बी। हमेशा याद रखना यहाँ पे मोड लगाना है। इन केस यहाँ पे माइनस होता तो मोड लगाना पड़ता है, ना कि नेगेटिव से करते हैं, नेगेटिव से आंसर आपका गलत होता है, मोड लगाना है, ये चीज ध्यान रखना। एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा, n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a बाई बी -1। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या चेक करना है, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू चेक करो। तो देखो कंपेयर करूँ तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 होगी, a आपका क्या है उसकी वैल्यू 1 होगी, और b की वैल्यू क्या आपकी 4x है। अब 4x मतलब x की वैल्यू आपकी क्या है 1/3 है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे b की वैल्यू आपकी क्या है 4 × 1/3, मतलब b की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी 4/3 होगी। सबसे पहले काम आपको ये रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपका r की वैल्यू चेक करनी है। तो r की वैल्यू चेक करूंगा तो क्या आपका n+1 मतलब 8+1 अपॉन 1 प्लस a बाई बी मतलब 1 प्लस 4/3, तो ऊपर आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 अपॉन 1 प्लस 3/4। इसको क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपके पास 9 × 4 अपॉन आपका क्या जाएगा 4 + 3, तो कितना जाएगा आपका r की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 36/7, मतलब आपका क्या r की वैल्यू क्या आपकी 5.2 के अराउंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो मेरे को उससे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अप्रोक्सीमेट क्या हो सकती है 5.1 भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एम क्या है, ये इंटीजर है या नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, r लाइज बिटवीन आपका क्या है 5.1 से ग्रेटर देन आपका क्या है 4.1। इसका मतलब क्या हो गया क्लियरली कि r इजिकल्स टू आपका क्या होगा 5 वाली टर्म आपकी क्या होगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे T6 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और यही उस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्टली आप यही करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में बस हम इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस है जिनसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ेंगे। तो पहली एप्लीकेशन है आपकी डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। तो एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, तो एक बार देख लेते हैं डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर में। तो पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे डिविजिबिलिटी रिमाइंडर में। पहला रूल क्या है, रिजल्ट नंबर 1, इफ x⁻n माइनस y⁻n इज डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। जब x⁻n और y⁻n को मैं क्या कर दूं x माइनस वाई से डिवाइड करूंगा तो हमेशा क्या आपकी डिविजिबल होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू आपका क्या है नेचुरल नंबर। मींस n की सारी नेचुरल नंबर के लिए x⁻n माइनस y⁻n इज डिवाइडेड बाई आपका डिविजिबल बाई x माइनस वाई होगी। ठीक है, सेकंड रिजल्ट है आपका x⁻n माइनस y⁻n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई ओनली फॉर n बिलोंग्स टू ओड नेचुरल नंबर। मतलब देखो आपका क्या है x³ प्लस y³ देखो, तो x³ प्लस y³ का एक फैक्टर आपका क्या है x प्लस वाई बनेगा, तो सिर्फ ओड नेचुरल नंबर के लिए डिविजिबल होगा आपका। जबकि यहाँ पे मैं देखो मान लो n की वैल्यू मैंने मान लो ओड रखी, तो x³ माइनस y³, उसमें x माइनस वाई का एक फैक्टर होगा, n की वैल्यू इवन रखी x⁻4 माइनस y⁻4, तो वो एक फैक्टर में x माइनस वाई एक फैक्टर आएगा। मतलब ये फैक्टर हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होगा, जबकि x⁻n y⁻n डिविजिबल बाई x प्लस वाई होगा, फिर सिर्फ ओड नेचुरल नंबर के लिए होगा। नेक्स्ट आपके क्या है, आपके रिजल्ट क्या है 1 प्लस x⁻n इज डिवाइडेड बाई x। यदि 1 प्लस x⁻n को x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा उस केस में 1⁻n या फिर मैं बोलूंगा आपका हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे देखो आपका क्या है 1 प्लस x⁻n को मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा इसको एक्सपेंड करूंगा, तो 1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x² प्लस nc3 x³ एंड nc1 x⁻n हो गया। तो सेकंड टर्म से आगे की जितनी भी सारी टर्म्स होगी उसमें x की एक टर्म रहेगी, उन सब से मैं x कॉमन ले लूंगा। सिर्फ पहली टर्म 1 है वो आपके क्या है उससे डिवाइड, उसमें x की टर्म नहीं होगी, मतलब आपका क्या है रिमाइंडर आपका क्या है उस केस में 1 हो जाएगा। सिमिलरली आपका क्या है इफ 1 माइनस x⁻n इज डिवाइडेड बाई x देन रिमाइंडर विल बी -1⁻n रिमाइंडर होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब n की वैल्यू यदि इवन होगी तो -1⁻even, तो आपको पता है कि रिमाइंडर उस केस में आपका क्या होगा आपका +1 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन यदि n की वैल्यू ओड होगी तो आपको पता है -1 ओड होती है आपकी क्या होती -1 होती, तो उस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर तो आपने पता है हमेशा रिमाइंडर ऑलवेज 0 से बड़ा और आपका क्या है डिवाइजर से
हमेशा आपका क्या होता है, आपका छोटा होता है, तो रिमाइंडर नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब ये नेगेटिव रिमाइंडर का केस हो गया। तो नेगेटिव रिमाइंडर केस होता है तो उस केस में क्या करते हैं, आपका क्या है -1 प्लस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे आपका क्या है x ऐड कर दिया, और वही आपका क्या है उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। इन केस जब भी आपका क्या नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा तो उस केस में मैं क्या कर दूँ, आपका x ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन करते देखते हैं। क्वेश्चन है मोर देन वन टाइप का क्वेश्चन आपका, इफ 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। अब मोर देन वन आंसर मतलब एक से ज्यादा इसके क्या होंगे आंसर रहेंगे। ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, ये जो एक्सप्रेशन है उसको सबसे पहले क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए ये तो आपके क्या ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन ये 9 टू पावर n है। तो एक मेथड तो क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके देख सकता हूँ। n की वैल्यू पुट करूंगा, n इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, लेकिन उससे मेरे को ऐसा नहीं कि हमेशा हर केस में मेरा आंसर हमेशा क्या सही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो पैटर्न क्या है, इसको क्या करो एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो एक्सपेंड करने के लिए इसको क्या कर सकता हूँ, ये 8 की टाइप का है तो मैं इसको ब्रेक कर दिया 1 प्लस 8 की पावर n माइनस 8n माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप का एक्सपेंशन हो गया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आपका क्या है, आपका nc0 मतलब 1 प्लस आपका क्या है nc1 इंटू आपका क्या जाएगा आपका 8 प्लस nc2 इंटू आपका क्या आपका 8 स्क्वायर प्लस nc3 इंटू 8 क्यूब एंड सोन 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 ncn इंटू 8 की पावर n माइनस 8n माइनस 1। तो आपको पता है कि nc1 की वैल्यू क्या होती है, आपकी n होती है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस n इंटू 8, तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरी चीज़ को बोल सकता हूँ 1 प्लस 8n। nc2 का मतलब क्या होता है, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64 प्लस nc3 इंटू 8 क्यूब एंड सोन 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 nc मतलब आपका क्या 8 की पावर n माइनस 8n माइनस 1। तो 1 से 1 आपका क्या कैंसिल, 8n से आपका क्या 8n कैंसिल। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में 8 की होल स्क्वायर आपके क्या है मिनिमम आ रही है, तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, आपका 8 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और आपका क्या है बाकी पूरी क्वांटिटी को मैंने बोल दिया आपका क्या है m, क्योंकि कोई इंटीजर होगा यहाँ पे मैंने बोल दिया आपका m बिलोंग्स टू आपका क्या है इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है कि 8 स्क्वायर मतलब आपका क्या है 64 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये 64 से जो छोटी नंबर से हमेशा क्या आपका क्या होगा डिविजिबल होगा। तो आंसर आपका क्या है 64 है, 64 से डिविजिबल है तो 32 से भी होगा और 8 से भी होगा, लेकिन 128 से मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि हमेशा डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा आपके आपका ABC, यही आपका आंसर है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 2019 इज डिविजिबल बाय 17, और वो क्वेश्चन भी हम साथ ही देखेंगे। तो देखो क्या दे रखा है आपका 2 की पावर 2019 डिविजिबल बाय आपका क्या है 17। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, 2 की पावर 2019 है उसको किससे डिवाइड किया, आपका 17 से डिवाइड किया है। तो मैं क्या करूंगा, तो 17 के अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है 2 की पावर 2019 उसको मैं क्या करना कन्वर्ट करूंगा। अब 2 की पावर 17 के अप्रोक्सीमेट क्या होती है आपको पता है, 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 16 होती है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 17 माइनस 1 में बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 2 की पावर की टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो 2 की पावर की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सारी 2 की पावर में होनी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ इसको बोल सकता हूँ ये, लेकिन यहाँ पे आपका क्या 4 का मल्टीपल नहीं है, 2019 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर आपकी क्या जाएगी आपकी 2016। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 की पावर 2016 4 का मल्टीपल है। तो 2 की पावर 3 को मैं बोल सकता हूँ 8 और 2 की पावर इसको बोल सकता हूँ आपका 2 की पावर 4 की पावर आपकी क्या जाएगी आपकी 504। उससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, 2 की पावर 4 है उसको मैं बोल सकता हूँ 8 इंटू आपका क्या जाएगा 2 की पावर 4 को बोल सकता हूँ 16 की पावर 504। उसको करने से मेरे को क्या बेनिफिट है, यहाँ पे जो 16 है उसको मैं बोल सकता हूँ 8 इंटू 17 माइनस 1 की पावर आपकी क्या जाएगी आपकी 504 हो जाएगी। अच्छा अब ये एक्सप्रेशन कौन सा आ गया आपका, x प्लस a की पावर n या x माइनस y की पावर n। तो मैं इस चीज को यहाँ पे भी बोल सकता हूँ -1 है कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे आपका यहाँ भी बोल सकता हूँ 8 इंटू 1 माइनस 17 की पावर 504 होगी। अच्छा अब अपने पास रिजल्ट था 1 माइनस एक्स की पावर n है, उसको मैंने किससे डिवाइड किया आपका क्या 17 से डिवाइड किया है। तो रिमाइंडर उस केस में बोल सकता हूँ, इस केस में डायरेक्टली रिमाइंडर बोल सकता हूँ 8 इंटू
-1 की पावर 504। अच्छा, -1 की पावर 504 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? +1 होती है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 8 × 1 मतलब आपका क्या है? रिमाइंडर आपका 8 हो गया। अच्छा, इन केस यहाँ पे वैल्यू मान लो आपकी क्या होती है? आपकी 2015 होती, तो 2015 होती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 की पावर यहाँ पे 3 × 2 की पावर आपके क्या है? 2012, तो यहाँ पे आपके क्या पावर 503 होती। 503 मतलब -1 की पावर 503 मतलब -1, तो रिमाइंडर क्या हो जाता है आपका? -8 रिमाइंडर होता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उस केस में? +17 और ऐड करता, तो रिमाइंडर क्या होता है आपका? -8 + 17 मतलब 9 रिमाइंडर होता है। तो ये चीज याद रखना, नेगेटिव रिमाइंडर का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो इसी कंसेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको भी मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे सेम ही पैटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या 25 के आसपास। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके 2 की पावर जो थी वो आपके क्या 17 के अप्रोक्सीमेट वाली वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर कोई भी है वो 25 के अप्रोक्सीमेट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केस में क्या करूंगा? 25 के जो और मल्टीपल देखो, बड़े मल्टीपल, उसके टर्म्स में देखूं मैं, तो आपको पता है कि 25 का नेक्स्ट मल्टीपल होता है आपका 50 से जस्ट पहले आपका क्या होता है? आपका 49 होता है। 49 आपका क्या है? 7 की स्क्वायर होती है। तो मैं क्या करूंगा? उसको 7 की स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। 7 की स्क्वायर होती है 49, और जो आपका क्या होता है? आपका 50 - 1 होता है, मतलब ये आपका क्या 25 का मल्टीपल होता है। तो उसी की टर्म्स में मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए 7 की पावर इवन होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को 7 की पावर 103 बोल सकता हूँ 7 की पावर 1 × 7 की पावर 102। इसको मैं बोलना चाहूँ तो 7 की पावर 1 × 7 की होल स्क्वायर की पावर आपकी क्या होगी? आपकी 51 होगी। तो मैं बोल सकता हूँ 7 की होल स्क्वायर को बोल सकता हूँ आपका 7 × 49 की पावर आपकी क्या होगी? आपकी 51 होगी। अब 49 की पावर 51 है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ आपका 7 × 50 - 1 की पावर आपकी क्या हो जाएगी? आपकी 51 होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे x - y की पावर n होगी, तो मैंने क्या बोला था? x - y की पावर n को डिवाइड किया है x से, तो उस केस में रिमाइंडर मैं बता सकता हूँ डायरेक्टली कि आपका 7 × -1 की पावर आपकी क्या होगी? आपकी 51 रिमाइंडर हो जाएगा। किससे डिवाइड किया मैंने? यहाँ पे आपका 50 से डिवाइड किया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो उस केस में रिमाइंडर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका 7 × -1 मतलब आपका क्या है? -7 हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्या आपका नेगेटिव रिमाइंडर, मैंने बोला था नेगेटिव रिमाइंडर के केस में हमेशा क्या करना, उस केस में डिवाइजर ऐड कर देता हूँ। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका? -7 + 50 मतलब आपका क्या होगा? आपका 43, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब ये तो रिमाइंडर कब है? जब आपका ये 25 से मैंने डिवाइड किया है, लेकिन 50 से डिवाइड किया, लेकिन एक्चुअली तो आपको क्या है 25 से डिवाइड करना है। तो 25 से डिवाइड करो तो 43 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता। क्यों? रिमाइंडर हमेशा क्या आपका डिवाइजर से छोटा होता है। तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? रिमाइंडर को मैं बोल सकता हूँ आपका, इसको बोल सकता हूँ आपका 43 में भी अगेन 25 को क्या करूंगा? आपका डिवाइड करूंगा। तो 25 को डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा? जो आपका क्या, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 सही 18 बाई आपका क्या है? आपका 25 हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे इसमें जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या है? 18 होगा, और वही उसका क्या होगा? आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे से जो भी क्वेश्चन होंगे तो दोनों टाइप में कन्वर्ट करना है कि क्या डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। इनकेस डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रहा तो देखो उसके आसपास या उससे बड़ा मल्टीपल देखो जो हो रहा है। क्यों? इतना हमने देखा कि बड़ा मल्टीपल डिविजिबल है, तो छोटा मल्टीपल तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो जेईई में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। मतलब जो भी आपके क्या इनफाइनाइट सीरीज है उसका सम फाइंड करने में कई बार बाइनोमियल थ्योरम का यूज आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 + 1/4 + 1/4 × 3/8 + 1/4 × 3/8 × 5/12। तो आपको जब भी इनफाइनाइट सीरीज होती है तो सबसे पहले आपको क्या स्ट्राइक करता है? आपका सीक्वेंस सीरीज में जो मेथड्स पढ़े हैं आपने, सबसे पहले क्या चेक करोगे? एपीजीपी एचपी चेक करोगे, फिर एजीपी चेक करोगे, फिर स्पेशल सीरीज चेक करोगे। लेकिन यदि सारे के सारे आपके क्या मेथड फेल हो जाए तो हो सकता है वो सीक्वेंस सीरीज से बनने वाला ना क्वेश्चन हो, वो हो सकता है कि इस टाइप का जो बाइनोमियल थ्योरम में इनफाइनाइट सीरीज का जो सम वाला फाइंड करने वाला मेथड है ये भी हो सकता है। इसमें स्पेसिफिकली एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है और जेईई में आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करना है, जब आपके क्या सीक्वेंस सीरीज के सारे मेथड फेल हो जाए तो उस केस में बाइनोमियल वाला चीज पे आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन वो ट्राई करने में सबसे पहली चीज आपको देखना है कि यहाँ पे पहला टर्म हमेशा आपका क्या है 1 होना चाहिए।
उसके बाद आपका क्या है उसमें बाइनोमियल लगेगा, वरना तो आपका क्या सीक्वेंस सीरीज में ही कुछ ना कुछ टर्म में रिलेट होगा। अब इस सीरीज में क्या होगा, आपको ये चीज याद रखनी है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला होता है मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 6 इंटू एक्स क्यूब एंड सोन 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 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी जो सीरीज है उसको कन्वर्ट करूंगा, मैं इससे कंपेयर करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा तो क्या कर दूंगा, आपका पहली टर्म आपकी क्या है 1 है, ये जो टर्म है आपकी क्या है एन एक्स की वैल्यू होगी, अगली टर्म की वैल्यू जो होगी आपकी क्या है इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की टर्म की। तो यहाँ पे मेरा एम क्या है, x की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड करना। दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन के हेल्प से मैं x की और n की वैल्यू फाइंड कर लूंगा और उसके हिसाब से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर कर देता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करूंगा तो 1 तो पहली सीरीज है, तो मैं बोल सकता हूँ एन एक्स की वैल्यू क्या आपकी 1/4 होगी, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 3। एंड दूसरा मैं बोल सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी 1/4 इंटू आपका क्या है 3/8 है, आपका क्या इक्वेशन 4 होगी। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को यूज करके मेरे को n और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इस एक्स स्क्वायर को मैं ब्रेक करके मैं बोल सकता हूँ एन एक्स इंटू एन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 इजिकल्स टू क्या आपका 1/4 इंटू 3/8 है। अच्छा, अब nx की वैल्यू आपको क्या इक्वेशन 2 में दे रखी है, तो nx की वैल्यू इक्वेशन 2 से मैं रख दूंगा आपका क्या 1/4 इंटू 1/4 माइनस एक्स अपॉन 2 इजिकल्स टू आपका क्या है आपका 1/4 इंटू 3/8 हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपका क्या है 1/4 से 1/4 कैंसिल, 2 से आपका क्या है 4 कैंसिल। तो मैं बोल सकता हूँ आपका 1/4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आपका 3/4 होगी। तो x की वैल्यू आपकी क्या है 1/4 माइनस 3/4, मतलब -2/4। तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू क्या आपकी -1/2 आ गई। x की वैल्यू -1/2 आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ आपके क्या इक्वेशन 3 से, तो nx इजिकल्स टू आपका क्या है -1/4 था, तो मैं बोल सकता हूँ आपका n इंटू -1/2 इजिकल्स टू 1/4। तो n की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, आपकी -1/2 आ जाएगी। अब n की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, तो मैं अब इस क्वेश्चन का जो आंसर दे सकता हूँ। अब इस सीरीज का जो आंसर होगा वो क्या जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह रख दिया मैंने -1/2 की पावर आपकी क्या होगी n, मतलब आपकी क्या है -1/2। तो 1 -1/2 हो जाएगा आपका 1/2 की पावर आपकी क्या है -1/2। उसको मैं बोल सकता हूँ आपके क्या आपका 2 की पावर आपकी क्या है 1/2, मतलब आपका क्या आपका √2 है, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। √2 आंसर मतलब आपका क्या है बी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का सीरीज था। सबसे ईजी तरीका यही होता है, बाकी इसमें लगाने को लगा सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी होगा। तो हमेशा कोशिश करना जब भी 1 प्लस इनफाइनाइट सीरीज हो तो हो सकता है कि इस टाइप का कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के मेंस या एडवांस में पहले आ चुके हैं और आगे आने के चांसेस हैं, हम वही वाले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, तो वो सारी एक बार प्रॉपर्टीज आप देख लेना। उन सारी प्रॉपर्टी के यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके मॉड्यूल में होंगे, वो सारी चीज़ देख सकते हो। जो आपके अलग टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, इवेल्युएट r इजिकल्स टू 0 से लेकर 12 24 CR, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो मुझे नहीं पता इसका वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट s इजिकल्स टू, मैं क्या करता हूँ इसको सबमिशन को खोलूंगा। तो r इजिकल्स टू 0 रख दिया, तो मैंने क्या आपका 24C0 प्लस 24C1 प्लस 24C2 एंड सोन आपका 24C आपका क्या जाएगा 11 प्लस 24C आपका क्या होगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यदि r इजिकल्स टू 0 से लेके यहाँ पे मैं बोलता है आपका 24 तक होता, तो मैंने बताया था आपका NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, उसका सम आपका क्या होता है, आपका 2 की पावर n होता है, तो डायरेक्टली आंसर दे सकता था, लेकिन वो तो है नहीं। लेकिन आपको एक चीज पता है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग, वो दोनों आपकी क्या वैल्यू क्या आपकी सेम होती है। तो मैं बोल सकता हूँ 20C0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 24C1 के, 24C24 के इक्वल, 24C1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 24C23 के इक्वल।
तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं एक और सीरीज बनाता हूं जिसकी वैल्यू क्या है आपका 24c 24 प्लस 24c 23 प्लस 24c आपका क्या है आपका 22 एंड सोन 24c 13 प्लस 24c आपका क्या होगा आपका 12 होगा। अच्छा अब देखो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, सिमिलरली इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। इसको मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। इसकी पूरी की वैल्यू s है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी s होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं पूरी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, लेफ्ट साइड में तो आपका क्या है 2s मिल गया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया आपका, ये पूरी की पूरी टर्म्स आपकी थोड़ा ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ है, इस पूरी चीज़ को मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आपका क्या है 24c 0 से लेके आपका क्या है 24c 24 तक मिल गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर मिल गया आपका 24c 12 आपका एक्स्ट्रा मिल गया। तो मैं बोल सकता हूँ 2s इक्वल्स टू 24c 0 प्लस 24c 1 प्लस 24c 2 से लेके आपका क्या अपने पास क्या होगा आपका 24c 24, लेकिन ये जो नंबर एक्स्ट्रा बचा 24c 12 उसको मैं लिख देता हूँ। अच्छा ये पूरी चीज़ आपको क्या nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, उसकी वैल्यू आपको पता है 2 की पावर n होती, तो मैं बोल सकता हूँ आपका 2s इक्वल्स टू 2 की पावर 24 प्लस आपका क्या आपका 24c आपका क्या होगा 12, तो s की वैल्यू क्या जाएगी, जिसका 2 का डिवाइड कर दूँ तो 2 की पावर 23 प्लस 24c 12 अपॉन 2, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जेई में आ चुका है तो आगे भी आने का चांसेस है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था NCR को मैं बोल सकता हूँ कैपिटल CR। अब मैं बार बार NCR नहीं रख के मैं कैपिटल CR ही यूज करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला है मैं बोल सकता हूँ आपका C0, ये कैपिटल CR है, तो मैं बोल सकता हूँ कैपिटल C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब एंड सोन Cn x की पावर n, इसको इक्वेशन 1 में बोल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन 1 में है x इज इक्वल्स टू मैं क्या करूँ 1 पुट करूँ, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा तो मैंने क्या देखा आपका C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अब टू आपका क्या होगा आपका Cn, उसकी वैल्यू क्या आपका 2 की पावर आपका क्या होगा n हो गया। ठीक है, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखें, क्वेश्चन से डायरेक्टली बनते हैं। सिमिलरली मैंने क्या किया, x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, तो x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया तो इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड सोन लास्ट नंबर आपका -1 की पावर n इंटू आपका Cn होएगा, जिसकी वैल्यू 1 माइनस 1 की पावर n मतलब आपका क्या होगा आपका 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि मान लो आपका क्या है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड सोन ऐसा नंबर दे रखा है तो उसकी वैल्यू निकालना है। तो दो तरीके, एक तो n की वैल्यू पुट करके तो देख सकते हो, n इक्वल्स टू 1 पुट कर देना, n इक्वल्स टू 2 पुट कर देना, तो उससे आ जाएगा। इसलिए मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि कई बार वो क्या करता है n की वैल्यू की टर्म्स में ना लेके मान लो ऐसा 50 टर्म तक दे दे, तो उस केस में कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो उसने ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लो वैल्यू निकालनी है C0 प्लस 2C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 2 क्यूब C3 एंड सोन आपका ऐसा दे दिया 2 की पावर n Cn दे दिया। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आपका C0 C1 C2 C3 ये तो सारा आ रहा है, लेकिन 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर n आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूँ जिससे ये बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यदि x की जगह मैंने आपका क्या है 2 पुट किया, x की जगह 2 पुट कर दिया, तो इस क्वेश्चन में C0 प्लस 2C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 2 क्यूब C3 आ गया, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर दे सकता हूँ। इसका आंसर क्या होगा 1 प्लस 2 की पावर n मतलब होगा क्या 3 की पावर n, ये उसका क्या होगा आंसर होगा। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे सकता है। कई बार और क्या कर सकता है, इसमें थोड़ा सा और मैंने मॉडिफाई करके दे दे। अब वो क्या कर दिया उसने, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन उसने क्या कर दी 3 को ऐड कर दिया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को उसने ऐड कर दिया, तो क्या जाएगा आपका C0 से C0 2 टाइम्स हो गया, C1 से C1 आपका क्या कैंसिल, C2 प्लस C2 आपका क्या है 2 टाइम्स हो गए, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सोन इवन जो पावर उसकी वैल्यू क्या आपका 2 की पावर n हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट बता सकता हूँ रिजल्ट C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सोन जो इवन पावर होती है उनका सम आपका क्या आपका
2 की पावर n माइनस 1 होते हैं। सिमिलरली मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन आपका क्या कर दूँ 4 कर दूँ, तो 3 माइनस 4 करूँ तो सी नोट से सी नोट कैंसिल, C1 माइनस माइनस C1 मतलब आपका क्या है 2C1 हो गया प्लस हो जाएगा, ये C2 से C2 कैंसिल, C2 माइनस माइनस C3 मतलब आपका क्या है 2C3 हो गया। तो मैं सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ C1 प्लस C3 प्लस C5 मतलब आपके क्या जो जो ओड टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट उसका सम भी आपका क्या आपका 2 की पावर n माइनस 1 होता है और यही उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो टाइप 2 प्रॉब्लम बहुत बेसिक है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो या फिर आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी 3। उसके लिए आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है आपका सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सोन Cn x की पावर n, इक्वेशन 1 होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, x की जगह रिप्लेस कर देता हूँ 1/x, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका C नॉट प्लस C1/x प्लस C2/x स्क्वायर एंड सोन Cn/x की पावर n, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन C नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सोन Cn x की पावर n इंटू C नॉट प्लस C1/x प्लस C2/x स्क्वायर एंड सोन Cn/x की पावर n। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा RHS में आएगा। अब LHS में यहाँ पे क्या कर दूँ, एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस 1/x, तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस 1 की बाई x की पावर n हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ 1 प्लस x की पावर n इंटू मैं बोल सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन x की पावर आपकी क्या होगी n होगी। इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो बोल सकता हूँ आपका 1 प्लस x की पावर 2n अपॉन आपकी क्या होगी x की पावर n होगी। ठीक है, अच्छा अब इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में मैं x की पावर मेरे को r का मेरे को कोएफिशिएंट निकालना हो, मान लो x की पावर r का जो कोएफिशिएंट में, अब थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे मेरे को x की पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालना हो तो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या कर दूं, ये जो C2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा मैं आपका C नोट से, C2x क्यूब आएगा यहाँ पे, मैं बोल दूँ आपका यहाँ पे C2x क्यूब C3x क्यूब आएगा, C3x क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगा C1x से, C4x की पावर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा आपका C2 इंटू एक्स स्क्वायर, तभी जाके x की पावर 2 का मल्टीपल आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ x की पावर r का जो मल्टीपल आएगा वो मैं बोल सकता हूँ CR इंटू सी नॉट हो गया, क्योंकि CR मतलब आपका क्या है CR x की पावर r इंटू सी नॉट हो गया, तो x की पावर r हो गया, प्लस CR प्लस 1 इंटू C1 हो जाएगा, क्योंकि CR प्लस 1 में आपका x की पावर r प्लस 1 अपॉन इंटू 1/x, तो मतलब x की पावर r हो जाएगा, प्लस CR प्लस 2 इंटू आपका क्या है C2 एंड सोन यहाँ पे आपका क्या है चलता रहेगा आपका, मैं बोल सकता हूँ लास्ट टर्म मैं बोल सकता हूँ CR प्लस n इंटू क्या होगा आपका CN हो जाएगा। अब ये तो क्या आपका LHS हो गया। अब RHS में बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 2n के एक्सपेंशन में मेरे को x की पावर r का कोएफिशिएंट निकालना है, लेकिन x की पावर r का कोएफिशिएंट 2n/r निकाला है, लेकिन प्रॉब्लम कौन करेगा आपका x की पावर n, मतलब x की पावर n एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मुझे x की पावर r प्लस n का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r प्लस n, क्यों, क्योंकि x की पावर n एक्स्ट्रा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2nCn प्लस r। इसको मैं क्या सिंप्लीफाई करूंगा तो बोल सकता हूँ आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस r इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 2n प्लस r, मतलब बोल सकता हूँ फैक्टोरियल n माइनस r। तो अपने पास एक रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, C नॉट CR प्लस C1 CR प्लस 1 प्लस C2 इंटू CR प्लस 2 एंड सोन Cn इंटू CR प्लस n, उसकी वैल्यू होती है आपकी क्या फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे बेसिस पे कई बार कई क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे, जैसे किसी ने क्या कर दिया r की जगह यहाँ पे पुट कर दिया 0,
तो क्वेश्चन कैसे हो गया आपका सी नॉट का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर अप टू आपका क्या आपका सी एन का स्क्वायर। उसकी वैल्यू बोल सकता हूँ, आर की वैल्यू 0 रख दिया तो आंसर क्या है आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। डायरेक्टली आप आंसर दोगे, विद इन सेकेंड्स में आपका क्या आंसर दोगे यदि रिजल्ट याद है तो। इन केस आर की वैल्यू किसी ने रख दी 1 तो अपने पास क्या है आपका सी नॉट सी वन प्लस सी वन सी टू प्लस सी टू सी थ्री एंड सोन सी एन इंटू सी एन प्लस 1। तो इसका डायरेक्टली आंसर में क्या बता सकता बताओ बताओ आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिमिलरली आर की वैल्यू 2 रखूँ या 3 रखूँ जो भी है मैं डायरेक्टली आपका आंसर निकालूंगा। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। मैंने उसका डेरिवेशन बता दिया है, बेटर है कि आपको ये डायरेक्टली याद हो, उसको याद करके अपन डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी है अपनी यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो कई बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली n की वैल्यू पुट करके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं और उससे क्या आपका आंसर मिल जाता है। इसीलिए जेई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई में आने के चांसेस भी कम ही होते हैं। लेकिन कई बार क्या करता है वो n के बजाय मान लो यहाँ पे 50 तक दे देगा या फिर 100 तक दे देगा, किसी के फाइनाइट नंबर तक दे देगा। तो उस केस में जो n की वैल्यू पुट करके करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस ना करते, 2-3 टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अब किसी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ में आगे में प्रोडक्ट में कोई नंबर आता है, इसका मतलब क्या है वहाँ पे आपका क्या डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है। लेकिन किसी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ में डिनोमिनेटर में उसके साथ का कोई नंबर है या उसके आसपास का कोई नंबर, उससे बड़ा नंबर वो यूज आता है, इसका मतलब आपका क्या है इंटीग्रेशन हो रहा है। तो कैसे आपको स्ट्राइक होगा कि डिफरेंशिएशन होगा इंटीग्रेशन होगा, इसका मैंने तरीका बता दिए। जनरली ये तरीका होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है। कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दे, इफ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एन एक्स की पावर n, देन वैल्यू ऑफ सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री प्लस फोर सी फोर एंड सो ऑन आपका एन सी एन। देखो यहाँ पे आपका क्या है, नंबर के साथ में आपका क्या है कोई उसका कोएफिशिएंट, मतलब वो आपका क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है, मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो सकता है। जैसे मान लो 1 इंटू टू इंटू सी टू प्लस 2 इंटू थ्री इंटू सी थ्री प्लस 3 इंटू फोर इंटू सी फोर एट सो n माइनस 1 इंटू n इंटू आपका क्या आपका सी एन ऐसे दे दे, या फिर ऐसे दे दे सी नॉट प्लस 3 सी वन प्लस 5 सी टू प्लस 7 सी थ्री एंड सो ऑन आपका क्या 2n प्लस 1 सी एन दे दे। तो यहाँ पे क्या चीज स्ट्राइक हो रही है कि ये 3 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन में बनने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपका सी नॉट बाई 1 सी वन बाई 2 सी टू बाई 3 सी थ्री बाई 4 एंड सो सी एन अपॉन n प्लस 1। मतलब डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा कब आता है, जब आपका क्या है इंटीग्रेशन यूज होता है। तो ये चीज बेसिक सी है, आइडिया है। n की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, लास्ट में आंसर तो आ ही जाएगा। तो आंसर लाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट आपका क्या कंसेप्ट बताने में। अच्छा अब देखो यहाँ पे यदि इस इक्वेशन को, यदि मैं इसको बोलूं इक्वेशन 1 बोलूं, अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसका यदि डिफरेंशिएशन करूं तो मैं बोल सकता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दिया तो सी नोट तो क्या आता है आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आपका 0, x का डिफरेंशिएशन आपका क्या है 1, तो क्या आपका c1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट आपका क्या होता है आपका c2, तो c2 इंटू आपका क्या आपका 2x प्लस c3 एक्स क्यूब का क्या होता है आपका 3x स्क्वायर एंड सोन cn x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये तो RHS का डिफरेंशिएशन हो गया। LHS का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर आपका n माइनस 1 हो गया। अच्छा अभी यहाँ पे कई क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको मान लो 1 पुट करा सकता है, x की वैल्यू माइनस 1 भी पुट करा सकता है, x की वैल्यू 2 भी पुट करा सकता है, वो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल x की वैल्यू यदि मैंने 1 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा आपका क्या c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 एंड सोन आपका क्या ncn, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी n इंटू 1 प्लस 1 आपका क्या आपका 2 की पावर n माइनस 1। ये आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा पहले पार्ट का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा है कि 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4, मतलब दो बार नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस को मैं बोलता हूं इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 का अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या कर दिया मैंने, x कर दिया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पे क्या c1 का तो डिफरेंशिएट आपका क्या है 0,
C2 इंटू टू, ये तो क्या आपका कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएट क्या होगा आपका 1, तो मैं बोल सकता हूँ आपका 2 इंटू आपका क्या है C2 प्लस 3C3 तो कांस्टेंट है, x4 का डिफरेंशिएट आपका क्या आपका 2x हो गया, एंड सो नेक्स्ट आपका क्या आपका 4C4 कांस्टेंट हो गया और x3 का डिफरेंशिएट क्या आपका 3x² हो जाएगा, एंड सोन यहाँ पे आपका क्या NCN तो आपका क्या कांस्टेंट, n इसका डिफरेंशिएट n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू हो जाएगा, ये तो LHS का डिफरेंशिएट हो जाएगा, RHS में n कांस्टेंट है तो 1 प्लस एक्स की पावर n का डिफरेंशिएट होगा n इंटू n माइनस वन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर आपकी क्या होगी n माइनस टू। अगेन क्या करूंगा यहाँ पे x की जगह मैंने पुट कर दिया आपका 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 इंटू टू इंटू C2 बोल सकता हूँ प्लस 2 इंटू थ्री इंटू C3 बोल सकता हूँ प्लस 3 इंटू फोर इंटू आपका क्या है C4 बोल सकता हूँ, एंड सोन n माइनस वन इंटू एन इंटू CN बोल सकता हूँ, जिसका आंसर हो जाएगा आपका n माइनस वन इंटू एन इंटू टू की पावर n माइनस टू, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक ट्रिक होती है, अपन को डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को आप इस मेथड से मत करना, जो मैं बताऊंगा उसी से करने की कोशिश करना, ठीक है। अब कंटिन्यूअसली मैं इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है उसको भी एक बार सोल्व कर लेते हैं फटाफट। डिफरेंशिएशन का आप आंसर लिख लेते हो, तो मैं इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ n इंटू टू की पावर n माइनस वन, इसका आंसर हो गया आपका n माइनस वन इंटू n इंटू टू की पावर आपके क्या होगी n माइनस टू हो गया, इसका आंसर आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन में ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा कि कितने इजीली फास्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू में लेते हैं अपन लोग। तो अभी हमने जो डिफरेंशिएशन किया था, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इंटीग्रेशन से। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन का मैं आपका क्या इंटीग्रेशन करूंगा, तो C नोट का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका C1 आपका क्या x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब याद रखना जब भी आपका क्या इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा आपका क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करोगे। क्यों? क्योंकि इन केस मान लो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज किया है तो आपका क्या एक कांस्टेंट भी आएगा और उस कांस्टेंट की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि आपका काफी लेंथी काम हो जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि आपका क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करो, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखना कि कौन कौन सी लिमिट पे आपका क्या है ये एक्सप्रेशन आएगा। अब देखो यदि इसका इंटीग्रेशन करूं और x की जगह मैंने क्या कर दिया आपका क्या 1 पुट किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। इतना आपको आइडिया होना चाहिए इंटीग्रेशन में। डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, अभी आपको इंटीग्रेशन का उतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, ज्यादा जब 12th में करोगे तो उसके साथ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन एटलीस्ट बेसिक जो क्वेश्चंस है उनका आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन 1 का मैं क्या कर देता हूँ आपका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x इन लिमिट 0 to 1, 0 से लेके मैंने 1 के बीच में उसका क्या इंटीग्रेशन कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोल दिया आपका C1 प्लस आपका क्या है आपका C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सोन मैं बोल सकता हूँ Cn x की पावर n इंटू डी एक्स इन इंटरवल 0 से लेके 1 इज इक्वल्स टू इधर क्या है आपका इंटीग्रेशन आपका क्या जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स इन इंटरवल 0 से लेके आपका क्या है आपका 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो मैंने क्या आपका C1 का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या आपका C1 अपॉन 1 C1x अपॉन 1 हो गया, प्लस C1x का बोलते हो तो C1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एंड सोन Cn इंटू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो गया इजिकल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर n। ये एक लीनियर फैक्टर है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो इसको बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इन इंटरवल आपका क्या आपका 0 से लेके 1, इन इंटरवल 0 से लेके 1। अब यहाँ पे आपका क्या अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट आपके x की जगह 1 रख दिया तो क्या जाएगा आपका C0 प्लस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3 प्लस C3 बाई 4 एंड सोन आपका Cn अपॉन n प्लस वन माइनस लोअर लिमिट रखी तो माइनस सब जगह पे 0 प्लस 0 प्लस 0 हर जगह आपका क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा आपका क्या x की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 प्लस वन मतलब आपका 2 की पावर n प्लस वन अपॉन आपका क्या है n प्लस वन माइनस 1 प्लस 0 आपका क्या है 1 की पावर आपका क्या n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो गया। तो मैं आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास C0 प्लस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3
एंड सोन सी एन अपॉन एन प्लस वन, जिसका आंसर क्या जाएगा आपके पास 2 की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इसको जब 12th में करोगे तो जब आप दोबारा एक बार देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे इंटीग्रेशन का, इसलिए आप कर सकते हो। वैसे वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो, तो वो ऑप्शन तो हमेशा आपके पास रहेगा ही रहेगा। चलो अब ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन वाले, इनकी ट्रिक पढ़ते हैं अपन लोग। अच्छा, अब ये जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन थे, हमने जो डिफरेंशिएशन से किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको मना किया था कि आपका डिफरेंशिएशन का यूज़ करके मत करना। क्यों? उसको अपन लोग सब्मिशन वाले मेथड से पढ़ेंगे, जो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी और फास्ट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको जनरल टर्म में बनाऊंगा। तो जनरल टर्म देखो आपके यहाँ पे क्या आपका C1, C2, C3 अप टू के आपका Cn जा रहा है, और उसके साथ में आपका क्या n है। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी जनरल टर्म क्या रहेगी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी मैं बोल सकता हूँ आपका r इंटू आपका क्या है CR हो रहा है, और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके आपका क्या है n तक जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ r इज इक्वल्स टू आपका क्या है 1 से लेके आपका क्या है n तक हो गया। अच्छा, r इज इक्वल्स टू 0 रखता, तो r इज इक्वल्स टू 0 रखता तो पहले 0 इंटू CR, ये आपका क्या आपका 0 ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहूँ तो इसको ये भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ समीशन ऑफ r इंटू यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ आपका NCR, r इज इक्वल्स टू 0 से लेके n। ठीक है, अब प्रॉब्लम कौन दे रहा है आपका, ये r प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो r को हटाना पड़ेगा। तो आपको मैंने बाइनोमियल कोएफिशिएंट में एक प्रॉपर्टी बताई होगी, NCR को मैं बोल सकता हूँ n बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इसको चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ n बाई आर इंटू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू। तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं डायरेक्टली सोल्व कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब ये पे NCR आ गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 से लेके n r इंटू, इसको NCR को मैंने बोल दिया आपका n बाई आर इंटू आपका n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो r से आपका r कैंसिल हो गया, n आपका तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आपका क्या है आपका सबमिशन से बाहर आ जाएगा। तो इसको बोल सकता हूँ n इंटू सबमिशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेके आपका क्या है n, और आपका क्या है n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो n माइनस वन सी आर माइनस वन आपका होता है, r की वैल्यू 0 रख दिया तो n माइनस वन सी 0 प्लस n माइनस वन सी वन प्लस n माइनस वन सी टू लेके n माइनस वन सी n माइनस वन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 की पावर n माइनस वन। तो इसका फाइनल आंसर मैं बता सकता हूँ n इंटू आपका क्या है 2 की पावर n माइनस वन होगा, ये आपका आंसर। क्या यही आंसर था? देखो बेटा सेम ही आंसर है, मतलब ये मेथड काफी फास्ट होगा। यहाँ पे आपको क्या सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कब डिफरेंशिएशन करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, बस सिंपली ब्रेक करो। ठीक है, अगला जैसे कोई क्वेश्चन है उसको मैं क्या करूँ जनरल टर्म में, देखो आपका क्या है 2 इंटू आपका क्या है आपका यहाँ पे C2 1, यहाँ पे क्या है C3 3 2 C4 4 3। तो इसकी जनरल टर्म बता सकता हूँ, इसकी जनरल टर्म ये सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ आपका क्या है आपका CR इंटू R इंटू आपका R माइनस वन हो गया। ठीक है, तो उसको मैं सबमिशन की फॉर्म में बोलूँ तो सबमिशन r इज इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पे r की वैल्यू आपकी 2 से स्टार्ट हो रही है, r की वैल्यू 2 से लेके आपका क्या होगा आपका n तक चला जाएगा। अच्छा, अब मान लो यदि r की वैल्यू मैंने रख दी 1 रख दी, तो 1 रखने पे 1 माइनस वन आपका क्या आपका 0 हो जाएगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r की वैल्यू 0 रख दी तो ये भी आपका क्या 0 इंटू एनीथिंग होगा, ये 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहूँ तो इसको सबमिशन को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ r इज इक्वल्स टू 0 से लेके n आपका क्या r माइनस वन इंटू आर इंटू, इसको बोल सकता हूँ आपका NCR की टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला था आपका NCR को मैं बोल सकता हूँ आपका क्या है n बाई आर इंटू एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू सी आर माइनस टू। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको इवेल्युएट करूंगा, तो r इज इक्वल्स टू 0 से लेके n, तो r माइनस वन इंटू आर इंटू मैं इसको बोल सकता हूँ आपका n बाई आर इंटू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू। उससे मेरे को क्या बेनिफिट हो गया, r से आपका r कैंसिल हो गया, r माइनस वन से r माइनस वन कैंसिल हो गया, n और n माइनस वन ये आपका क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सबमिशन से बाहर ला सकता, तो मैं बोल सकता हूँ आपका n इंटू एन माइनस वन सबमिशन ऑफ n माइनस टू सी आर माइनस टू हो गया, और r इज इक्वल्स टू कहाँ से लेके आपका 0 से लेके आपका क्या n तक जा रहा है। अब r की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने आपका क्या है 0,
तो r की वैल्यू 0 रख दिया तो आपका क्या है, ये r-2 या तो जो डिफाइन ही नहीं होगा तो ठीक है, तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, r = 1 पे रखूँगा तो उस पर भी डिफाइन नहीं होगा, तो r = कहाँ से जाएगा आपका 2 से जाएगा आपका, वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ये भी से कर सकते हो। तो डायरेक्टली देखो r = 2 रख दिया तो n-2 आपका क्या आ जाएगा प्लस n-2 CR1 n-2 CR2, तो इसका फॉर्मूला का एक्सपेंशन हो जाएगा आपका 2 की पावर n-2, तो बोल सकता हूँ n × n-1 × 2 की पावर n-2, वो उसका क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या सेम ही आंसर था बेटा, सेम ही आंसर है, तो पर वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी आप कर सकते हो, चाहो तो कैसे कर सकते हैं, देखो सबमिशन देखो आपका यहाँ पे 1 × C3 मतलब इसका डबल का +1, 2 × 2 +1 मतलब डबल का +1, 3 × 2 6 +1 डबल का +1, तो इसको मैं बोलूंगा सबमिशन की फॉर्म में, तो जनरल टर्म इसकी आएगी यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ समीशन ऑफ 2r + 1 × आपका क्या आपका NCR हो गया। R = कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका क्या है आपका R = 1 रखा तो 0 रखा तो मैंने क्या आ जाएगा आपका 1 मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका क्या R = 0 से लेके आपका क्या है n तक हो गया। ठीक है, R = 0 से लेके n हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे सेम टाइप का इस टाइप में कन्वर्ट हो नहीं पा रहे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको बोल सकता हूँ आपका 2r × आपका क्या है NCR, R = 0 से लेके n, प्लस यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका क्या है NCR, R = 0 से लेके n हो गया। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को तो बाहर रख सकता हूँ, तो मैं बोल दूँ आपका 2 × समेशन ऑफ R × NCR, R = 0 से लेके n, प्लस NCR, R = 0 से लेके n, उसका तो आंसर आपको पता है कि 2 की पावर n होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन R × NCR अभी जस्ट अपने किया है, R × NCR का फॉर्मूले का आंसर होता है n × 2 की पावर n होता है, तो इसको हम बोल सकता हूँ आपका 2 × n × 2 की पावर n-1 प्लस आपका क्या आपका 2 की पावर n हो गया। तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर n-1 × 2, 2 की पावर n हो गया, तो कॉमन ले लूँ, तो 2 की पावर n मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा आपका n+1, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आगे से जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हमेशा बेटा आप सबमिशन की फॉर्म में करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो फिर अब आगे करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो मल्टीनोमियल थ्योरम है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम मेनली ये एडवांस के टॉपिक है, मेंस में थोड़ा बहुत कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसमें थोड़ा बहुत परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होगा, तो ज़्यादा बेटर आपको फील तब आएगी जब आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ पाओगे। लेकिन इसमें 2 स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से बनते हैं, वो बहुत इजी टाइप के होते हैं, यदि आपको याद हो गया तो कोशिश करना याद रखने की। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल समझाने के लिए मैं क्या है उसको रिलेट करके बताया था। जैसे आपको पता है x + y की पावर n का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, समेशन ऑफ r = 0 से लेके n NCR x की पावर n-r y की पावर r होता है। तो मैं यहाँ पे NCR को खोलूंगा तो क्या बोल सकता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू r, और यहाँ पे r = 0 से लेके n x की पावर n-r इंटू y की पावर r। अब मैंने क्या किया, ये जो n-r है उसको मैंने बोल दिया आपका n1, और ये r है उसको मैंने बोल दिया आपका n2। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे x + y की पावर n के एक्सपेंशन में x की पावर n1 और y की पावर n2 के कोएफिशिएंट क्या होगा, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 इंटू x की पावर n1 इंटू y की पावर n2 हो गया। अब मैं बात करूं, मैं बोलूं बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n1 एंड y की पावर n2 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन ध्यान रखनी है कि n1 + n2 दैट शुड बिलोंग्स टू आपका क्या होगा आपका n, मतलब दोनों पावर का आपका क्या सम आपका क्या होना चाहिए आपका n, मतलब आपका उसके इंडेक्स के इक्वल होगा। इन केस इंडेक्स के इक्वल नहीं होगा तो मतलब वहां पे ऐसी भी कोई भी टर्म ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इन दोनों की पावर हो, और यहाँ पे n1 और n2 का दोनों वैल्यू के आपके > 0 होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपका एग्जांपल क्या दे रखा है आपका x + y की पावर 20, उसके एक्सपेंशन में फाइंड करना है मेरे को कोएफिशिएंट x की पावर 13 और y की पावर आपके क्या है 7, x की पावर 13 और y की पावर 7 का मेरे को x कोएफिशिएंट निकालना है। अब देखो सबसे पहले 13 + 7 उसकी वैल्यू क्या आपके क्या आ जाएगी, 13 + 7 आपके क्या है 20, तो n1 + n2 की दोनों का सम आपका क्या है 20 के इक्वल है, और n1 और n2 दोनों > 0 है। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ x + y की पावर n के एक्सपेंशन में जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो आपका फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 7, यही आपका क्या होगा उसका आंसर होगा। देखो विद इन सेकंड में आपका आंसर दे सकते हो यदि आपको ये कंसेप्ट याद है। यहाँ पे क्या किया, x और y के साथ कोई भी आपका क्या टर्म नहीं है, इसलिए आपका क्या ये आंसर होगा। इन केस
बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये हो गया, कोएफिशिएंट पूछा हो तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का आंसर भी ये है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का भी आंसर ये है। लेकिन यहाँ पे 2x और 3y की टर्म होती तो यहाँ पे 2x और 3y की वजह से बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे होगा वो अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये तो जैसे बाइनोमियल था, उसी को मैं लिंक करूँ ट्राइनोमियल में, तो ट्राइनोमियल में बोलूँ आपका क्या, x प्लस वाई प्लस जेड उसकी पावर n के एक्सपेंशन में x की पावर n1, y की पावर n2 और z की पावर n3 का मेरे को कोएफिशिएंट निकालना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको समीशन की फॉर्म में बोल सकता हूँ। r इज इक्वल्स टू 0 से लेके आपका क्या n तक बोल सकता हूँ आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 इंटू x की पावर n1 इंटू y की पावर n2 इंटू z की पावर n3 प्रोवाइडेड n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल्स टू n, मतलब तीनों की पावर का सम आपका क्या होगा, n के इक्वल होगा और n1 n2 n3 तीनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। एक एग्जांपल ले लेते हो, जैसे मैं बोलूँ आपका क्या है x प्लस वाई प्लस जेड उसकी पावर मैं बोल देता हूँ आपका 30, उसके एक्सपेंशन में मेरे को मानो निकालनी है x की पावर मान लो आपका क्या 12, y की पावर 8 और z की पावर मेरे को 10, उसकी टर्म निकालनी है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपका 12 प्लस 8 प्लस जेड 10 मतलब 20 प्लस 10 मतलब इन सब की पावर का सम आपका क्या होगा 30 हो गया। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 आपका क्या है 30 हो गया। x y z के साथ मेरे साथ कोई भी आपका क्या है कोफिशिएंट और नहीं दे रखा है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट उसका आंसर होगा। तो मैं बता सकता हूँ इसका जो कोफिशिएंट है विल बी आंसर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 10, और यही उस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक है, बस ये रूल याद रखना है। अच्छा, अब इस रूल को मैं जनरलाइज रूल बता सकता हूँ, तो बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर n1 x1 की पावर n1 इंटू x2 की पावर n2 इंटू x3 की पावर n3 एंड सो ऑन xk की पावर nk इन एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xk की पावर n। तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ उसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 इंटू फैक्टोरियल n3 सो ऑन फैक्टोरियल nk प्रोवाइडेड n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन nk इज इक्वल्स टू आपका क्या है n एंड ऑल पावर दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये रिजल्ट याद है, ये रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन आप दे सकते हो, विद इन सेकेंड में आपका क्या आंसर आ जाएगा। ये एक टाइप 1 का क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, कई बार मेंस में आ सकता है, उसमें बच्चों को याद है तो डायरेक्टली आंसर दोगे, इनकेस याद नहीं है तो फिर आप आंसर देने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो अब इन फॉर्मूले बेस पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सो जो अभी मल्टीनोमियल थ्योरम में हमने जो रिजल्ट पढ़ा है उस पे रिजल्ट पे 2 बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 8 y की पावर 5 इंटू z टू पावर 6 इन एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस z की पावर 20। अच्छा देखो यहाँ पे 2x 3y और माइनस z दे दिया, मतलब यहाँ पे इनके साथ कोएफिशिएंट भी दे दिया, तो इनका कोएफिशिएंट का भी रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूँ आपका फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। ये आंसर आपका क्या होगा, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आपने बेसिक कंडीशन चेक नहीं की, और दूसरे यहाँ पे आपके क्या है कोएफिशिएंट भी है, तो कोएफिशिएंट को भी देखना पड़ेगा और बेसिक कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। तो बेसिक कंडीशन क्या है, सबसे पहले बेसिक कंडीशन है कि जो n1 प्लस n2 प्लस n3 उन सबका पावर का सम क्या होगा आपका n के इक्वल होगा। अब मैं क्या करूँ, सबकी पावर का सम देखूँ, 8 प्लस 5 13 प्लस 6, मतलब ये आपका क्या 19 हो रहा है, और विच इज नॉट इक्वल्स टू आपका क्या 20 के। तो मतलब ये सारी टर्म्स का सम आपका क्या 20 के इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में ऐसी कोई टर्म है ही नहीं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे नो सच टर्म पॉसिबल, कोई भी ऐसी टर्म पॉसिबल नहीं है इसके एक्सपेंशन में। लेकिन उसने तो इसका कोएफिशिएंट पूछा है, तो उसका कोएफिशिएंट टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा आपका 0, और वही क्या होगा उसका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब इसी कंसेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a टू पावर 4 b स्क्वायर c इंटू डी इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2b माइनस c माइनस डी की पावर 4 की पावर 8। तो सबसे पहले क्या करूं, कंडीशन चेक करूंगा। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करूं, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, मतलब मैं चेक करूंगा तो 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आपका 8, और 8 के इक्वल आ रहा है इंडेक्स है, मतलब यहाँ पे आपका क्या है एक्सपेंशन आपका क्या है पॉसिबल है। तो मैं बता सकता हूँ इस चीज में, मैं बता सकता हूँ आपका कोएफिशिएंट ऑफ a टू पावर 4b स्क्वायर सी डी इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2b माइनस सी माइनस डी बाई 4 की पावर 8। अब डायरेक्टली देखो यहाँ पे
ए, बी और सी और डी उनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा कोफिशिएंट भी दे रखे हैं, इसका मतलब इन कोफिशिएंट को भी कंसीडर करना है। तो यहाँ पे मैं इन कोफिशिएंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं बता सकता हूँ उसका कोफिशिएंट क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 इनटू a2 पावर आपकी क्या जाएगी आपकी 4 इंटू 2b की होल स्क्वायर इंटू माइनस सी की पावर 1 इंटू माइनस डी बाई 4 की पावर आपकी क्या होगी 1। अब मेरे को क्या चाहिए कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं बता सकता हूँ आपका कोफिशिएंट क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ए की पावर 4 का कोफिशिएंट है नहीं, इंटू आपका क्या है आपका 2 की पावर आपका क्या है 4, यहाँ पे आपका क्या है माइनस सी मतलब -1 इंटू आपका क्या है डी माइनस आपका 2 की पावर आपका क्या है 2 माइनस आपका क्या है आपका 1/4। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल 1/4 से आपका क्या है 1/4 कैंसिल हो गया, तो उसका जो आंसर है वो आपका क्या है ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। इसको सोल्व कर लेना, इस फॉर्म में कभी आंसर नहीं होगा, आंसर हमेशा क्या आपका डिजिट की नंबर में होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा सम है, आप सोल्व कर लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है वो भी अपन देख लेते हैं। तो ये अपना मल्टीनोमियल थ्योरम पे लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देना। यहाँ पे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू पावर 5 b की पावर 4 c टू पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ ab प्लस bc प्लस ca की पावर 8। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? लास्ट क्वेश्चन में तो सिंगल डिजिट थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या दो टर्म आपका क्या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे दो मल्टीप्लाई है, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर इनका पावर का सम आपका क्या है वो इस इंडेक्स के ट्वाइस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब 8 इंटू 2 आपका क्या है 16 के इक्वल होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे चेक करता हूं n1 प्लस n2 प्लस n3, मतलब मैं बोलूँ 5 प्लस 4 9 प्लस 7, मतलब आपका क्या है 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, उसके ट्वाइस के इक्वल है, मतलब उसके एक्सपेंशन में इसकी टर्म डेफिनेटली होगी। इन केस ये 16 के इक्वल नहीं होता तो उसके एक्सपेंशन में इसकी टर्म नहीं होती, लेकिन यहाँ पे टर्म एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका आंसर डायरेक्टली नहीं दे सकते जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक से सोचना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है, स्टैंडर्ड आपका क्या है, लॉजिक पर लगाऊंगा तो मैं क्या कर दूं, इसका एक्सपेंशन करूं तो बोल सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ, मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं फैक्टोरियल n अपॉन, मैं बोल सकता हूं आपका फैक्टोरियल आपका क्या जाएगा n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 इंटू आपका क्या ab की पावर आपकी क्या होगी n1 इंटू bc की पावर आपकी क्या होगी n2 और ca की पावर आपकी क्या होगी n3 होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, जनरल आपका क्या है मल्टीनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगा दिया। तो मल्टीनोमियल थ्योरम लगाने के बाद आपको n1 n2 n3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी आपके पास n1 n2 n3 की वैल्यू नहीं है, तो क्या करना है, मेरे को a की पावर 5 b की पावर 4 c की पावर 7 की टर्म्स में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या a b और c उनकी पावर को सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों की पावर को मैं क्या कंपेयर कर लेता हूँ, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3, a की पावर इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ a की पावर आपकी क्या हो जाएगी आपकी n1 प्लस n3 होगी इंटू b की पावर इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो बोल सकता हूँ b की पावर आपकी n1 प्लस n2 होगी। सिमिलरली c की पावर इसमें आ रही है तो मैं बोल सकता हूँ c की पावर आपकी क्या होगी n2 प्लस n3 होगी। इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1 बोल दूं, लेकिन मुझे एक कंडीशन तो पता है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 उसकी वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू क्या होगी आपकी 8 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये जो थी ये कंडीशन थी इस क्वेश्चन में होने के लिए, लेकिन एक्चुअल कंडीशन तो ये जो n1 n2 n3 ये जो है ना, इनको मैं बात करूं उनकी वैल्यू आपकी क्या इसके इक्वल होनी चाहिए। मैं इसको n1 n2 n3 की बजाय मैं इसको बोल सकता हूं आपका पावर का सम बोल देता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पावर का सम ऑफ पावर, ये ज्यादा बेटर रहेगा n1 प्लस n2 n3 की रखने के बजाय। तो मैं अब यहाँ पे आपके क्या है, आपको कौन सी चाहिए, a टू पावर 5 b टू पावर 4 एंड c टू पावर 7 की टर्म चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ इक्वेशन 2 से। तो इसको कंपेयर करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, n1 प्लस n3 की वैल्यू मुझे क्या चाहिए आपकी 5 चाहिए। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ n1 प्लस n2 की वैल्यू मुझे चाहिए आपको 4 चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे बोल सकता हूँ n2 प्लस n3 की वैल्यू मुझे चाहिए आपकी यहाँ पे 7। मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू 8 और n1 प्लस n3 की वैल्यू आपकी क्या है 5। तो मैं क्या कर दूं, इसको इक्वेशन में बोल देता हूँ 4, इसको बोल देता हूँ आपका 5, इसको बोल देता हूँ 6, इसको इक्वेशन बोल देता हूँ 7।
तो मैं क्या करूं, इक्वेशन 4 माइनस मैंने क्या कर दी इसकी 5 कर दी, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस n1 माइनस n3, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं n3 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 8 माइनस 5, मतलब n3 की वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ पे 3। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करता हूं 4 माइनस 6 करता हूं, तो 4 में क्या रखी n1 प्लस n2, नहीं आपका ये क्या हो गया, आपका n1 प्लस n3 हो गया, तो ये आपका क्या होगा n2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी 3 होगी। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ 4 माइनस 6 करता, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू 8 है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे n3 की वैल्यू क्या जाएगी 8 माइनस 4, मतलब आपका क्या n3 की वैल्यू क्या आपकी 4 हो जाएगी। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ आपका इक्वेशन आपका क्या 4 माइनस 7 करूँ, तो आपका क्या है n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस n2 प्लस n3, मैं बोल सकता हूँ n1 की वैल्यू आपकी क्या है 8 माइनस 7, मतलब n1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 8 आ गई। तो n1 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई, n3 की वैल्यू आ गई। अब इन नंबर के साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो मैं फाइनली उसका आंसर बता सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ a to power 5, b to power 4, c की power 7 in expansion will be definitely, मैं क्या बोल सकता हूँ n1 की वैल्यू क्या, n की वैल्यू फैक्टोरियल 8, n1 की वैल्यू क्या है आपकी फैक्टोरियल 3, n2 की वैल्यू आपकी क्या है n1 की वैल्यू आपकी क्या जाएगी आपकी यहाँ पे n1 की वैल्यू आपकी क्या 1, n1 की वैल्यू रख दूंगा तो फैक्टोरियल 1, n2 की वैल्यू रख दी तो मैंने फैक्टोरियल 3, n3 की वैल्यू रख दी फैक्टोरियल 4, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम था। जितने भी जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन सारे टॉपिक्स को एक बार आप दोबारा रिवाइज करना, और उनसे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, उसके साथ में आपको एक डीपीपी भी अटैच करूंगा, वो डीपीपी भी सोल्व कर लेना। कुछ डाउट है तो आप मेरे को बता देना, सारी चीज़ में हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।